नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश की रक्षा पर आधी हकीकत आधे फसाने की, राहुल गांधी के रोजगार अभियान की। जानेंगे कि क्या गहलोत गिराएंगे पायलट गुट पर गांच, सपा बसपा ने क्यों चला जातिवाद का काट, और आखिर में बात नेपाल के राम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंडमान के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा अंडमान निकोबार ने भारत की आजादी के आंदोलन को दी थी ताकत, देश के विकास में भी इसकी अहम भूमिका। राजस्थान के सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत की सभी विधायकों से अपील, खत लिखकर कहा लोकतंत्र बचाने के लिए जनता की आवाज सुने। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा बिन पतवार मझधार में फंसी कांग्रेस, फुल टाइम अध्यक्ष चुनना ही होगा। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने ब्रेक के बाद हैदराबाद में दोबारा शुरू की ट्रेनिंग। कुछ हफ्तों के बाद पुलेला गोपीचंद अकेडमी में राष्ट्रीय बैडमिंटन शिविर से जुड़ेंगी साइना। आमिर खान ने शुरू की शूटिंग, अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए पहुंचे टर्की। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और चीन के बीच कल मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई। भारत की कोशिश थी कि एलएसी पर जो हालात बन गए हैं उन्हें सामान्य बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि चीन अपने जवानों को बुला ले। बातचीत से पहले ही कहा जा रहा था कि चीन सिर्फ समय काट रहा है, बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, और वैसा हुआ भी। दूसरी ओर पूर्व सीएजी राजीव महर्षि ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर सरकार के दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फिजा। भारत चीन सीमा की स्थिति पर सरकार दावे कर रही है कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन पूर्व सीएजी राजीव महर्षि तो कुछ और ही बता रहे हैं। इस बीच राष्ट्रवाद का दांव भी सरकार ने खेल दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि सुरक्षा जरूरत के 101 उपकरणों का आयात अब नहीं किया जाए, इसे हम देश में ही बनाएंगे। ये दावे लोगों में उत्साह तो भर सकते हैं, लेकिन जो कमजोरियां हैं उसमें आंखें बंद नहीं की जा सकती। एलएसी पर जो स्थिति है उसे देखते हुए जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं या जो राजीव महर्षि इशारा कर रहे हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए फिजा, इन दोनों खबरों से यह पता चलता है कि हमारी सरकार कितने विरोधाभासों के साथ काम कर रही है। यानी एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दूसरी ओर हकीकत कुछ और बताती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो सपना दिखाया वो बड़ा हसीन है। फिजा, आप जानती ही हैं कि रक्षा सौदों में कितने किस्म की उठापटक होती है और विदेशों से कितने शर्तों के साथ सामरिक उपकरण हासिल होते हैं। कहीं व्यापारियों का दबाव होता है तो कहीं दलालों की चालाकी होती है। ऐसे सौदों की महंगी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। ऐसे में ये तो बहुत अच्छी बात है फिजा कि हम अपनी जरूरत के सामान जो है अपने देश में ही बना लेंगे, लेकिन क्या केवल बोलने से ऐसा हो जाएगा? जो बात आत्मनिर्भर भारत के लिए कही जा रही है वैसी ही बातें तो मेक इन इंडिया के लिए कही गई थी, लेकिन उस योजना का कोई खास परिणाम रक्षा क्षेत्र में तो देखने को नहीं मिला। उल्टे राजीव महर्षि के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि भारत अभी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर किसी कारण से सरकार को चीन के साथ आमने सामने की नौबत आ भी गई तो मजबूती के जो दावे हम कर रहे हैं, अभी तक जो किए जा रहे हैं, वो खोखले साबित होंगे और सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए ये ठीक नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर होने की जो बातें कही हैं उसमें कुछ काम इस साल के अंत तक होने की बात है और कुछ काम जो है आने वाले सालों के लिए भी उन्होंने कही है। ऐसे में इस वक्त सरकार किसी भी विपरीत परिस्थिति में किस प्रकार तैयार है, उसके लिए कितनी वो तैयार है, ये भी सरकार को साफ साफ बताना चाहिए। सिर्फ हवाई दावे करके चुनाव जीतना और सत्ता में आना एक बात है फिजा, लेकिन जब सवाल देश की रक्षा का है तो उसमें सरकार को हकीकत सामने रख करके ही बातें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में माहिर है। सरकार ने इसके बहाने रोजगार बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लोगों के पास काम नहीं है। इन्हीं आंकड़ों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की घेराबंदी की है। साथ ही उस अभियान की शुरुआत भी कर दी है जो बीजेपी को परेशान करेगा। मोदी सरकार चुनाव की बात करती है, मंदिर पर बात करती है, लेकिन रोजगार पर बात नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस मुद्दे पर मौन हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछता है कि आखिर कब मिलेगा रोजगार। आज भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार दो अभियान को लॉन्च करते हुए मोदी सरकार को जमकर घेरा है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के युवाओं से यह वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत बड़ा सपना दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया।
राहुल गांधी ने कहा कि ये क्यों हुआ, गलत नीतियों के कारण हुआ। नोटबंदी, गलत जीएसटी, इन 2 फैसलों ने हिंदुस्तान के ढांचे को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, इसलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है। राहुल गांधी के मोदी सरकार पर तीखे सुर यही शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, हर सड़क पर उठाएगी। यूथ कांग्रेस पूरे दम से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने जा रही है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि आप सभी रोजगार 2 मुहिम से जुड़े और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश के युवाओं को रोजगार दिलाएं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर रोजगार के मुद्दे उठाते रहते हैं। आज भी उन्होंने सरकार की घेराबंदी की, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रोजगार के मुद्दे को कांग्रेस हमेशा से अपना हथियार बनाती आई है और अब तो उसने अपना अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी का घिरना तय है। वैसे इस वक्त तो राजस्थान में पायलट गुट के विधायक घिरते नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर गहलोत ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके बाद बागियों पर गाज गिरनी तय है। इधर पायलट गुट भी मानने को तैयार नहीं है। तो कहां पहुंची राजस्थान की राजनीति, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजस्थान की सियासत में करीब 1 महीने से उथल पुथल मची है। जहां गहलोत पायलट को झुकाना चाहते हैं, तो वहीं पायलट भी पास आने को तैयार नहीं है। पायलट गुट ने साफ किया है कि उनकी कांग्रेस आलाकमान से कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किसी ने अब तक विधायकों से संपर्क नहीं किया है। अगर वो बात करते भी हैं तो हम वापस नहीं जाएंगे। यानी साफ है कि पायलट गुट ने ठान लिया है कि अब चाहे जो हो वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। ऐसे में विधायकों के 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। विधायक वेद सोलंकी ने कहा कि इस बात की चर्चा है कि 14 अगस्त को विधानसभा में हम लोग आएंगे। ये बात सही नहीं है। हमारे नेता सचिन पायलट ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि हम लोग 14 अगस्त को विधानसभा में जाएंगे या नहीं। वेद सोलंकी ने कहा कि हम लोग सचिन पायलट के साथ हैं, वो जो भी कहेंगे उसी के अनुसार हम फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी की मेहमान नवाजी में हैं। ये बात झूठ है, क्योंकि जब हम लोग जयपुर से निकले थे तब हम ये तय करके निकले थे कि अपना खर्चा खुद उठाएंगे। अब तक होटल का बिल हमने खुद दिया है और आगे भी खुद ही देंगे। वकील की फीस भी हम लोग खुद देंगे। अब पायलट गुट तो अपने तेवर तल्ख किए हुए है, लेकिन अगर ये विधायक सत्र में शामिल नहीं होते तो जाहिर तौर पर गहलोत के हाथ में बाजी आ जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत सत्र में मौजूद रहने के लिए सभी विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं और विधायकों के मौजूद न रहने पर वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में पायलट गुट पर गाज गिरनी तय है। यानी साफ है कि राजस्थान की राजनीति का अंत अब विधानसभा सत्र में ही होगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या पायलट गुट शामिल होगा या नहीं। तो राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है। बावजूद इसके प्रदेश की सियासत ने अभी से गरमाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी राम नाम को भुनाने में जुटी है, तो वहीं सपा और बसपा ने भी जातिवाद का खेल खेलना शुरू कर दिया है। दोनों दलों ने ऐसा कार्ड चला है जिससे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं तब तब जातिवाद की सियासत जोर पकड़ती है, लेकिन अब तो चुनाव आने से पहले ही जातिवाद ने जोर पकड़ लिया है, जिसका फायदा उठाकर सपा और बसपा बीजेपी को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अखिलेश से लेकर मायावती की नजर इस वक्त ब्राह्मण वोटर्स पर है, जिसे लुभाने के लिए वो कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएगी, वहीं अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी ब्राह्मणों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि राज्य केंद्र सरकार की कमियों को ध्यान में रखते हुए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम और सभी जातियों धर्मों में जन्मे महान संतों के नाम पर अस्पताल और सुविधा युक्त ठहरने के स्थानों का निर्माण किया जाएगा। मायावती ने कहा कि 4 बार बनी बीएसपी सरकार ने सभी वर्गों के महान संतों के नाम पर अनेक जनहित योजनाएं शुरू की थी और जिलों के नाम रखे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उन्हें बदल दिया। दरअसल मायावती और अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड इसलिए खेला है क्योंकि पिछले दिनों ये वर्ग बीजेपी सरकार से खासा नाराज हो गया था। इन्हें मनाने के लिए बीजेपी राम नाम का सहारा ले रही है, वहीं सपा और बसपा ने परशुराम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि राम नाम के जाप से किसका बनेगा काम। उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात तो बिछा दी है, लेकिन अभी से ये कहना मुश्किल है कि किसके जाल में कौन फंसता है। फिलहाल बिहार में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। जी हां, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने ऐसी मांग कर डाली है जो बीजेपी के माथे पर शिकन लाएगी, साथ ही विपक्ष को भी घेरने का मौका देगी। देश में मौजूदा हालात को देखते हुए विपक्ष लगातार बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपना सियासी फायदा देखते हुए विपक्ष की अपील को नजरअंदाज कर रही है। यहां तक कि नेता तो धुआंधार प्रचार में भी जुट गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को लोगों की फिक्र नहीं है।
वो सिर्फ प्रचार में लगी है। ऐसे में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने विपक्ष की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्रीय आलाकमान को बताया कि बिहार में हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता बिहार में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी महामारी के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की क्या राय है? क्या बिहार में चुनाव कराने का कोई वैकल्पिक रास्ता है? बताया जा रहा है कि ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस ऑनलाइन सर्वे में बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराने का माहौल नहीं है और ऐसे में चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर बीजेपी नेताओं की ये राय पार्टी के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि पार्टी आलाकमान चाहते हैं कि जल्द चुनाव कराया जाए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। अगर राज्य में तय समय पर चुनाव करवाना है तो चुनाव की अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी करनी होगी। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियां तो करवा रहा है, लेकिन अब भी संशय बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। हर तरफ केवल चुनाव का ही माहौल है। जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में विधानसभा चुनाव का जिक्र है, तो वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हैं। बीजेपी कांग्रेस के बागियों को मौका देने की सोच रही है, वहीं कांग्रेस उससे 2 कदम आगे निकलने की तैयारी में है। पार्टी ऐसे चेहरों पर काम कर रही है जो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस 15 महीने भी अपनी सरकार नहीं चला पाई। बीजेपी ने जोड़ तोड़ की रणनीति अपनाकर कमलनाथ से सत्ता छीन ली, लेकिन अब कांग्रेस एक बार फिर सरकार में वापसी करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शिव के सिंहासन को हिलाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पार्टी दिग्गजों को मैदान में उतारने वाली है। कांग्रेस धोखे से सबक लेते हुए अब की बार वरिष्ठ उम्मीदवारों पर दांव लगाने को तैयार है। कहा जा रहा है कि पार्टी अब नए चेहरों पर विश्वास नहीं जता सकती, इसीलिए वो वरिष्ठ नेताओं को ही जिम्मेदारी सौंपकर चुनावी रण में उतरना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि अरुण यादव, चौधरी राकेश सिंह, के अग्रवाल, प्रेमचंद गुड्डू जैसे दिग्गजों के नाम पर सहमति बन रही है। पार्टी का कहना है कि एक बार फिर भरोसा खोने के बाद वापस लौटना मुश्किल है, इसीलिए उम्मीदवारों पर सोच समझकर फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो कांग्रेस के बागियों को ही टिकट देकर तोहफा सौंपेगी। अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो शिव की सरकार पर संकट आ जाएगा। हालांकि बीजेपी के इस फैसले से पार्टी में बगावत भी छिड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी टिकट की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। अगर उन्हें जगह नहीं मिलती तो जाहिर है कि बीजेपी का पासा पलट सकता है। यानी साफ है कि बीजेपी के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कैसे अपनों को मना पाती है और कांग्रेस कैसे कमल को रास्ते से हटा पाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात नेपाल के राम की। आजकल नेपाल में 2 ही चर्चाएं चरम पर हैं। पहली केपी शर्मा ओली की कुर्सी की और दूसरी उनके बेतुके बयानों की। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और बयान को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो ओली ने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे खड़ा हो सकता है नया बवाल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नेपाल में सियासी गहमा-गहमी तो चल ही रही है, साथ ही नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की बयानबाजी भी जारी है। कभी नक्शे को लेकर, कभी राम के जन्म स्थान को लेकर। ओली ने अब एक बार फिर अयोध्या को लेकर एक नया राग अलापा है और नेपाल के माडी में भगवान राम का जन्म स्थान बताते हुए राम मंदिर निर्माण का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने को भी कह दिया है, जबकि वहां के अधिकारियों का कहना है कि पहले नेपाल के लोगों की असल समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद मंदिर निर्माण पर विचार करना चाहिए। दरअसल केपी शर्मा ओली इसके पहले भी राम के जन्मस्थान को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके बाद उनका भारत में नहीं बल्कि नेपाल में भी विरोध हो रहा था। लेकिन ओली मानने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि ओली की कुर्सी पर खतरा बरकरार है, लेकिन ओली हैं कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ओली ने चितवन के माडी के नगर निकाय अधिकारियों की बैठक बुलाई और 2 घंटे चली उस बैठक में ओली ने कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल की अयोध्यापुरी में हुआ था और इसके लिए स्थानीय लोगों से बातचीत करके वहां मौजूद ऐतिहासिक सबूतों को संरक्षित करने के लिए कहा है। वहीं सबूत जुटाने के लिए अयोध्यापुरी में खुदाई का निर्देश भी दिया है। ओली के इस बयान का मतलब तो ओली ही जाने, लेकिन ओली के इस बयान के बाद बवाल होना तय है। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।